आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड यूटीआई एएमसी के हेड ऑफ इक्विटीज़ अजय त्यागी साहब। उनसे लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। मैं आपको उनका परिचय दे दूं। बाय क्वालिफिकेशन अजय त्यागी साहब सीएफए हैं और साथ ही आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है फाइनेंस में। साल 2000 से यूटीआई के साथ है, यानी कि 22 साल। तो पूरी यूटीआई म्यूचुअल फंड की इक्विटी रिसर्च का, ऑफशोर फंड्स और साथ ही भारत में जो ऑनशोर फंड्स हैं उन सब का जिम्मा त्यागी साहब के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाज़ार पर ही एक आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि हम दुनिया भर के बाज़ारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से कैसे देखते हैं सर आप मार्केट के डायरेक्शन को? जी अनिल जी, धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, आप बहुत तजुर्बा रखते हैं इस क्षेत्र के अंदर, और मैं कह सकता हूं लॉन्ग टर्म में आपने भी एक चीज महसूस की होगी कि जब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जब तक हमारी ग्रोथ की दरें बेहतरीन हैं, जब तक हम हर 2-3 साल में एक एक पड़ाव ऊपर बढ़ के एक फिफ्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, और जिस तरह से कहा जा रहा है 2030 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में सामने आएंगे, तब तक मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के बारे में निवेशकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने बोला, 22 साल पहले मैं इस क्षेत्र में आया था और उस समय हिंदुस्तान 15वीं या 16वीं इकोनॉमी थी इन टर्म्स ऑफ साइज, और धीरे धीरे बढ़ बढ़ के, जिस तरह से हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे ग्रोथ रेट की कंपाउंडिंग की बदौलत हम इस वक्त 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो मैं समझता हूँ जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, निवेशकों को बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए क्या समय सही है, क्या समय गलत है। उन्हें एक मैं कहता हूं अनुशासन के हिसाब से हर माह, हर तिमाह अपना कुछ ना कुछ निवेश बाजारों में करते रहना चाहिए। जहां बिल्कुल तक शॉर्ट टर्म की बात जी 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 जहां सर। जहां तक शॉर्ट टर्म की बात आती है, देखिए इस वक्त वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। युद्ध अपने आप में एक चिंता का विषय है। खास करके मैं इस बात से चिंतित हूं कि यूक्रेन वापस से मजबूती की तरह युद्ध में बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अगर रूस को कोने में धकेलेगा तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं रूस की तरफ से भी आएंगी। तो वो एक चिंता का विषय जरूर है। तेल की कीमत चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन अपने आप में चिंता का विषय है। तो शॉर्ट टर्म में किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। यानी कि अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पे कमजोर होती नजर आ रही है, रिसेशन की तरफ हम बढ़ते नजर आ रहे हैं, और साथ ही के साथ इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइसेस भी हाई रहेंगे। ये दोनों चीजें ना कभी साथ में हुई हैं, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी दोनों साथ में नहीं चल सकती। जहां अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, कमोडिटी प्राइसेस को नीचे आना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने हाल फिलहाल में कुछ स्टील प्राइसेस में कमजोरी देखी, इवन क्रूड प्राइसेस में कमजोरी देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 3-6 महीनों में इन्फ्लेशन भी कमजोर नजर आएगा, और उसके चलते जो एक भय का माहौल है इंटरेस्ट रेट्स को लेके, वो कहीं ना कहीं भय भी कम होगा। तो मैं समझता हूँ 3 से 6 महीने जरूर वोलेटाइल रहेगा, बट उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जितने फैक्टर्स हैं अपने आप थोड़े से ढीले पड़ेंगे, और इन्वेस्टर्स को थोड़ा और कॉन्फिडेंस में। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो कच्चा तेल नरम जो हो रहा है उससे फ़ायदा मिलेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था तो कंपैरेटिवली मजबूत है। तो शॉर्ट टर्म में भी ठीक है और लॉन्ग टर्म में तो अच्छे हैं ही। त्यागी साहब चूँकि खुद 22 साल से फंड मैनेजमेंट। सर आप बोल रहे कि 22 साल से आप, जब से आपने 2000 में शुरू किया तब से यूटीआई में ही है? जी, जब से यूटीआई वाह, में। क्या बात है, बड़ी बात है इतना लंबे समय तक एक पारी खेलना। अच्छा सर ये बताएं, आपने तो उस ज़माने से आज का ज़माना आप मार्केट देख रहे हैं, वो एक ज़माना होता था जब यूटीआई जब मार्केट में उतरती थी तो यूटीआई डिसाइड करती थी मार्केट का क्या होगा। उसके बाद एफआईज आने लगे। अब एफआईज की बिकवाली से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पिछले कुछ महीनों में जो एफआईज की बिकवाली हो रही है, जहाँ सामने आप जैसे म्यूचुअल फंड और हमारे घरेलू निवेशक डटे हुए हैं, तो क्या आगे ट्रेंड देख रहे हैं इसमें? क्या भारतीय बाजार हमारे म्यूचुअल फंड्स और हमारे निवेशकों के दम पर चलेंगे, और उस लिहाज से एफआईज की बिकवाली से बहुत ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ जो आपने अभी कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं एक डायरेक्ट उत्तर दूं इस सवाल का, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए हमारी इकोनॉमी जो है वो एक ग्रोथ इकोनॉमी है। हाई ग्रोथ इकोनॉमी को हमेशा निवेश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपके सामने ग्रोथ के बहुत अवसर हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूंजी भी उन क्षेत्रों में लगानी पड़ेगी।
तो मैं ये बात बिल्कुल रखना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को अगले 10-20 सालों के लिए विदेशी निवेशकों की जरूरत है, भले ही वो एफआईआई के रूप में आए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के रूप में आए, तो हमें उनकी निवेश की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम ये अपने ग्रोथ की जो दरें हैं इनको मजबूत ही रखना चाहते हैं। अब दूसरा जो आपका अहम प्रश्न था, दूसरा पहलू इस विषय का ये भी है कि क्या हमारे घरेलू निवेशक जो हैं वो खुद ब खुद सक्षम हुए हैं बाजारों को एक हौसला देने के लिए, बाजारों के अंदर एक अच्छा निवेश बनाने के लिए। तो मैं कहूंगा जो पूरी मेहनत करी है मीडिया में इक्विटीज एज अ कल्चर को आगे बढ़ावा देने की, म्यूचुअल फंड्स ने जो पहल करी है पिछले 20 सालों में, हमारे रेगुलेटर्स ने जो पहल करी है, उसके चलते एक टिपिकल हाउस होल्ड का जो निवेश इक्विटी की तरफ बढ़ा है पिछले 20 सालों में, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन अभी भी अगर आप कंपैरिजन करें हिंदुस्तान के हाउस होल्ड जो इक्विटी में निवेश करते हैं और जो डेवलप्ड विकसित देशों के हाउस होल्ड जो इक्विटी में निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अभी भी बहुत पीछे हैं। और इसलिए ये सिलसिला मुझे लगता है अगले 10-20 सालों तक इसी तरह आगे कायम रहेगा, और हमारा पार्टिसिपेशन, घरेलू निवेशकों का और घरेलू संस्थाओं का पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट के अंदर आपको बढ़ता ही नजर आएगा। परफेक्ट। तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, रिटेल की भागीदारी बढ़ेगी, और ऐसे में इकोनॉमी और लिक्विडिटी दोनों ही चीज़ हमारे पक्ष में है। सर बताएं, फिर निवेश के मौके आप कहाँ देखते हैं? कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स आपको पसंद है इस वक्त? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी, क्योंकि मूल रूप से यही हम सुबह से शाम तक चयन करते हैं कि कहाँ पे निवेशकों का पैसा लगाना चाहिए, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिनके साथ अगर हम बने रहें तो फिर हमको वो वेल्थ क्रिएट करके देंगे। मैं समझता हूँ अगर आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से समझें, तो हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और कंजम्पशन के बहुत पहलू रह सकते हैं। कंजम्पशन किसी स्टेपल्स में भी हो सकती है, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ या तेल हुआ या फिर साबुन हुई, शैम्पू हुआ। कंजम्पशन ड्यूरेबल्स के माध्यम से भी हो सकती है, कि जैसे आप हाउस होल्ड अप्लायंसेस खरीदते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, या फिर आप गाड़ी खरीदते हैं। और कंजम्पशन सर्विसेज के माध्यम से भी हो सकती है, जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कंजम्पशन से ही ज्यादा ड्रिवन है, तो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेसेस को ही हमें आइडेंटिफाई करना है। वो बिजनेसेस जिनके अंदर एक एक तरह से आप कह सकते हैं जो जो कंज्यूमर को अपनी तरफ खींच पाते हैं, प्राइसिंग अपनी मजबूत रख पाते हैं, उस प्राइसिंग के चलते अपनी मार्जिन्स को मेंटेन कर पाते हैं, और इन सब के चलते अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं, ऐसे व्यवसाय हमें ढूंढने हैं। तो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स, स्टेपल्स हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो कंज्यूमर सर्विसेज हो। बैंकिंग कहीं ना कहीं अगर आप बहुत गौर से देखें तो वो भी कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है। आप मकान खरीदने जाते हैं, जो आपके मैं कह सकता हूं कि किसी भी हाउस होल्ड के लिए एक सबसे बड़ा एक डिसीजन रहता है, तो वो भी एक बैंक फाइनेंस करता है। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, वो भी बैंक फाइनेंस करता है। अगर आप एक एलईडी टीवी खरीदने जाते हैं, वो भी आपको बैंक या एनबीएफसी फाइनेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग क्षेत्र भी कंजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है, कंजम्पशन को फाइनेंस कर रहा है। तीसरा क्षेत्र जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है हेल्थ केयर। जरूर पिछले 2-3 सालों में उस क्षेत्र ने इतना अच्छा ना किया हो, लेकिन अ, अगर आप देखें जिस तरह से विकसित देशों के अंदर ट्रेंड्स देखे गए हैं, जैसे जैसे निजी आय बढ़ती हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती हैं, हाउस होल्ड्स अपनी सेहत और अपने मेडिकल नीड्स के ऊपर भी अच्छा खासा स्पेंड करने की क्षमता रखते हैं। और मैं समझता हूँ ये हेल्थ केयर ट्रेंड हिंदुस्तान में अगले 10-20 साल भी अच्छे मजबूत रहेंगे। जी। तो एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, ये सारे के सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंजम्पशन से जुड़े हैं और ये रहेंगे मजबूत। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से दूर रहना चाहिए सर? अनिल जी, देखिए ये अगर आपने सवाल मेरे से पूछा है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जी। कमोडिटी रिलेटेड क्षेत्र जी। हमेशा वोलेटाइल रहते हैं। जी। और हमारा यही अनुभव रहा है कि जब आप इन क्षेत्रों में घुसते हैं, एंट्री के साथ साथ उसी वक्त बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि आप एग्जिट कब करेंगे, क्योंकि इनकी जो चाल और चलन है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर आप लंबे अवधि तक इन सेक्टर्स को पकड़ के रहेंगे या इन सेक्टर्स की कंपनीज को पकड़ के रहेंगे, तो खासी वेल्थ आप नहीं बना सकते, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इस क्षेत्र में कम रहती है। तो निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि तक कुछ निवेश करके बने रहना चाहते हैं, हमारी हिदायत हमेशा रहेगी
कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स जहां प्राइसिंग पावर कम है और जो ग्लोबल ट्रेंड से प्रभावित रहते हैं, उनसे आप थोड़ा अपना ध्यान हटाएं और वो क्षेत्र जो हिंदुस्तान की ग्रोथ से प्रभावित रहेंगे हमेशा, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो हिंदुस्तान पर फोकस करें, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टर्स और उनसे जुड़ी बेहतरीन काम करने वाली कंपनियों पर फोकस करें, या फिर फोकस करें बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स पर, यूटीआई जैसे, और जो फंड मैनेजर हैं त्यागी साहब, वेटरी सुब्रमण्यम साहब, वहाँ पर आप पैसा लगाएं, उन्हें मैनेज करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अजय सर। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद।